हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था, जिसमें हमने चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज तक जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी को कवर किया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और साथ ही अगर आप इस चैप्टर को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है पार्ट 2 वीडियो में मेटल्स नॉन मेटल्स का, वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। यानी कि जो मेटल्स हैं वो अदर मेटल सॉल्ट के साथ किस टाइप की रिएक्शन करते हैं। तो हमारे जो मेटल्स हैं वो अदर मेटल सॉल्ट्स या उनका जो सॉल्यूशन है उसके साथ जो बेसिकली रिएक्शंस करती हैं वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जिसमें मोस्ट बेसिकली ये होता है जो हमारी मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट से अलग करके, उसके सोल्ट से डिस्प्लेस करके अपना एक नया सोल्ट बनाती है। तो ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ हमारी एक मेटल है आयरन और दूसरी जो मेटल है कॉपर सल्फेट। कॉपर हमारी मेटल है और कॉपर सल्फेट हमारा कॉपर का एक सोल्ट है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ हमें लेना है। तो जब आयरन जो है ये हमारे मेटल सोल्ट के सॉल्यूशन से यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि आयरन जो है हमारा ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना अलग सोल्ट बनाएगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी। उसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम और जिंक जो रिएक्ट करें अगर कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन और जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। तो जो हमारे एल्यूमिनियम और जिंक है ये दोनों ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर को उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं और अपना अलग सोल्ट बनाते हैं, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं जो कि कॉपर के साथ उनको रिएक्ट कराएं तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करती। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें दी हुई है सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्योंकि हमारी जो कॉपर सिल्वर मेटल है, सिल्वर हमारी कॉपर सल्फेट से लेस रिएक्टिव है। सिल्वर जो है ये कॉपर मेटल से कम रिएक्टिव है, इसीलिए अगर हम इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे तो ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगी, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरीके से जो हमारी गोल्ड है ये भी कॉपर से लेस रिएक्टिव जो है हमारी मेटल है, इसीलिए ये भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करती है, उनके बीच क्या रिएक्शन होती है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आपस में रिएक्ट करती हैं तो ये आपस में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड्स बनाती है। और आयनिक कंपाउंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए। स्टेबल स्टेट यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, ताकि जो सोल्ट बने, जो कंपाउंड बने वो ज़्यादा स्टेबल रह सके। तो इसका यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है आपको। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें सोल्ट बनाना है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब NaCl की फॉर्मेशन में हमारे पास रिएक्टेंट जो होंगे दो होंगे। एक तो हमारा होगा सोडियम जो कि हमारी एक अल्कलाई मेटल है, और दूसरा हमारे पास होगा क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है। तो अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो यानी कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281। तो इसका मतलब है जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 1, यानी कि 1 हमारा सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से अगर हम क्लोरीन के एटॉमिक नंबर को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 287। तो यानी कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन के
वो हैं 7। तो यानी कि अगर सोडियम को स्टेबल स्टेट अचीव करनी है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, तो सोडियम को एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को अगर नोबल कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्टेबल स्टेट अचीव करनी है तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और ये इसी तरीके से उनके बीच में एक रिएक्शन होगी। तो यहां से जो हमारा सोडियम है ये अपना पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जब ये क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करेगा और अपना नेगेटिव आयन बनाएगा, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, और इन आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड जो इस रिएक्शन से बनेगा इसे हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। तो आपको पता लग गया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शंस हो तो किस तरह की रिएक्शंस होती है। इनके बीच जो रिएक्शन होती है उनमें बेसिकली जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसी रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे आयंस क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। आयंस हमारे क्या होते हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम आयंस कहते हैं। और आयंस बनते कैसे हैं, आयंस बनते हैं यदि कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उससे जो है हमारे जो एटम्स हैं वो आयंस फॉर्म करते हैं। और आयंस जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो पहले पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं। पॉजिटिव आयंस जो है ये जब कोई हमारा एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ऐसे फॉर्म में जो हमारा इलेक्ट्रॉन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऐसे आयंस को हम पॉजिटिव आयंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्टेबल स्टेट में आने के लिए, और ऐसा करने से जो हमारा मैग्नीशियम है ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। दूसरी तरफ जो अगर नेगेटिव आयन की बात करें तो जो नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से बनते हैं, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आयन फॉर्म होते हैं उसे हम नेगेटिव आयंस कहते हैं। तो जैसे कि बात करें अगर हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है स्टेबल स्टेट अचीव करने के लिए, नोबल कॉन्फ़िगरेशन गैस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ आपको दिखा हुआ क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो इससे जो है नेगेटिव आयन बनते हैं क्लोरीन के। तो इसके बाद बात करते हैं आयनिक बॉन्ड्स की। तो आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल और नॉन मेटल के बीच। मान लीजिए अगर क्लोरीन या मैग्नीशियम को आपस में अगर हमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना हो, तो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो करेगा क्लोरीन से, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कि दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या एक स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए, एक कंपाउंड बनाने के लिए। तो ऐसे में जो बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। और इन बॉन्ड्स की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब इन सब के बाद जो हमारा टॉपिक था मेन, वो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं, सॉलिड इसलिए क्योंकि जो ये बनते हैं आयनिक बॉन्ड्स से, और आयनिक बॉन्ड्स के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो है वो काफी सॉलिड होते हैं। सेकंड, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल
यानी कि अगर इन पर प्रेशर को अप्लाई किया जाए तो ये टूट जाते हैं। ये मेटल्स की तरह हम इनको वायर में नहीं फॉर्म कर सकते, या हम इनको हैमर करके थिन शीट्स में नहीं बना सकते। ये ब्रिटल होते हैं, यदि इन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये टूट जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, यानी कि ये इजीली मेल्ट या बॉइल नहीं होते। आपको काफी ज्यादा टेम्परेचर पे इनको हीट करना पड़ेगा, तभी ये मेल्ट होंगे या बॉइल होंगे। उसके बाद जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली जो है ये वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, यानी आप इनको वाटर में तो मिक्स कर सकते हो, लेकिन जो कई हमारे और सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल या केरोसिन, इसमें हमारे आयनिक कंपाउंड जो है ये डिसोल्व नहीं होते, ये इनसोल्यूबल होते हैं। उसके बाद जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये अपनी मोल्टन स्टेट या फिर यदि हम इनको वाटर में डिसोल्व करें, उनका एक सॉल्यूशन बनाए, तो ये अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर मोल्टन स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्योंकि क्या है कि मोल्टन स्टेट में जो आयंस है वो इजीली मूव कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को जो इजीली फ्लो होने दे सकते हैं अपने में से अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में। तो ये अपनी सॉल्यूशन फॉर्म या मोल्टन स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि हमें मेटल्स कैसे मिलते हैं, कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, तो जो हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो है हमारी सिल्वर या गोल्ड, ये हमें नेचर में फ्री फॉर्म में मिलती है कंपाउंड की, तो फ्री फॉर्म में मिलती है तो उनको इजीली जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ये मिडल में जो है रिएक्टिविटी सीरीज के लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, ये हमारी जो है मिड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और ये हमें जो है ये अर्थ के क्रस्ट में हमें ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलती है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इनके ऑक्साइड्स से पहले इनको ऑक्साइड की फॉर्म में लेना होता है, उसके बाद हम इनको अलग अलग जो है प्रोसेस से इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारी ये टॉप पे हैं जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनको जो है हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी जो है डिफिकल्ट जो है प्रोसेस वो अपनाने पड़ते हैं। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर पहले हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी मेटल्स। अब इनको अलग अलग जो है कैटेगराइज करने के बाद जो प्रोसेस है इनको एक्सट्रैक्ट करने का, वो भी हमारा जो है वो अलग अलग प्रोसेस होता है तीनों टाइप की मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। तो सबसे पहले जो है हमारी लो रिएक्टिव सीरीज की जो मेटल्स थी, हम उनको जो हमारी मेटल्स जो है काफ़ी लो रिएक्टिव होती हैं या लेस रिएक्टिव हैं, उन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लो एक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स होती हैं ये वेरी अनरिएक्टिव यानी कि कम रिएक्टिव होती हैं, तो ये और नेचर में हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलती है। तो इनको जो है हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इनको हीट करके ही हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनकी प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिनेबार है, सिनेबार जो होता है ये मरकरी का जो है और होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HGS। अब इसको अगर हम हीट करेंगे, तो हीट करने से जो हमारा सिनेबार है ये पहले कन्वर्ट होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और उसके बाद अगर हम इसको हीट करते ही रहेंगे तो हीट करने के बाद जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने की वजह से जो है हमें मरकरी मिल जाएगा। उसी तरीके से हमारी एक मेटल है कॉपर, जो कि काफी लेस रिएक्टिव मेटल है। ये नेचर में Cu2H इस फॉर्म में जो है हमें मिलती है। हम इस मेटल को भी इसके ओर से सिर्फ इजीली इसको हीट करके ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप कॉपर को अगर हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो पहले जो है ये हमारी बनेगी कॉपर ऑक्साइड, और
हमें मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जो है हमें कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा। फिर अगर हम कॉपर का जो हमारा ऑक्साइड है इसको फर्दर हीट करेंगे तो इसको हीट करने से क्या होगा, जो हमारी कॉपर मेटल है ये हमें हमारी सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी अलग हो जाएगी। तो यानी कि जो हमारी लो रिएक्टिविटी सीरीज की मेटल्स है इनको हम इनके ओर से, चाहे वो हमारा सिनेबार हो या हमारी कॉपर सल्फाइड हो, जो बाकी भी ओर्स हैं अलग अलग मेटल्स के लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में, हम सिर्फ इनको हीट करके, सिर्फ एक ही प्रोसेस का यूज करके हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो मिडल में होती है एक्टिविटी सीरीज के, उन मेटल्स को हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में होती है मेटल्स जैसे कि आयरन, जिंक, लीड या कॉपर, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती है। ना तो ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है ना ये लेस रिएक्टिव होती है, ये मॉडरेटली होती हैं, मिडल में होती हैं। तो जो ये मेटल्स हैं इस टाइप की, ये नेचर में जो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। तो हमने ऊपर किया था जो हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स थी उनको ऑक्साइड से हमने, जो उनकी ऑक्साइड की फॉर्म में थी उनसे उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया था। क्योंकि क्या होता है जब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मेटल्स होती है ऑक्साइड फॉर्म में, तो ऑक्साइड फॉर्म में मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना इजीली होता है एज कंपेयर टू सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में अगर मेटल है तो क्या करेंगे हम इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मेटल्स हैं जो कि सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है इनको हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स में। और कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास जो मेटल्स हैं वो सल्फाइड्स की फॉर्म में है, तो इनको हम हवा में एक्सेस, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इनको स्ट्रोंगली हीट करेंगे। और हीट करने की वजह से क्या होगा, जो हमारे सल्फाइड्स और है ये जो है ये मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। तो आपको पता लगा रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड्स और को स्ट्रोंगली हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में। दूसरी तरफ जो हमारे कार्बोनेट्स और है, कार्बोनेट्स और को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ऑक्साइड्स में, मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें जो कार्बोनेट्स हैं उनको लिमिटेड एयर यानी हवा की एक लिमिटेड अमाउंट में उनको स्ट्रोंगली हीट करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो अब हमें इस प्रोसेस से जो हमारे सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स थे जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स से हमें मेटलिक जो ऑक्साइड्स हैं वो मिल गए। अब हम इन मेटलिक ऑक्साइड्स से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ऑक्साइड्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कई तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एजेंट जो हमारा था, मान लीजिए कार्बन है। तो हमारे पास मान लीजिए एक मेटल है जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड से हमें जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे। कार्बन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बन के साथ जब हम हीट करेंगे तो जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, जिससे हमें जो हमारा जिंक है, जो हमारी मेटल है, ये हमें मिल जाएगी। उसी तरीके से कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज नहीं कर सकते, उसमें तो जो हमारी मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे कि हमारा है मैंगनीज, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए मैंगनीज हमारी ऑक्साइड फॉर्म में है और हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे, ये जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देंगे उसके कंपाउंड से और अपना खुद का कंपाउंड बनाएंगी। तो जिसमें क्या होगा, जिससे हमें जो हमारी मेटल है, जो लो रिएक्टिव मेटल है, वो हमें मिल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूज कर सकते हैं हम
मिडल में जो हमारे एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इस टाइप की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो अभी हमने ऊपर किया था कि जो हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करके, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से, हीट इवॉल्व होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कई बार जो मेटल हमारी प्रोड्यूस होती है, जो मेटल में एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हम मेटल्स को मोल्टन स्टेट में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसी रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवानी है जिससे कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का यूज़ करके जो हमें आयरन मोल्टन स्टेट में मिलती है उसका यूज़ करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स को, या जो मशीन के पार्ट्स में जो क्रैक्स होते हैं आयरन में, उसमें हम उस मोल्टन आयरन को फिल कर देते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, जब इनको हम रिएक्ट करवाएंगे जिसमें हमारा जो एल्यूमिनियम है ये डिस्प्लेस करेगा आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इससे हमें आयरन मिलेगा मोल्टन स्टेट में, क्योंकि इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट इवॉल्व होगी और एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को इसके सोल्ट से, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके अपना खुद का अलग कंपाउंड बनाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। तो चलिए इसके बाद करते हैं कि हम जो हमारी टॉप में एक्टिविटी सीरीज के टॉप में जो मेटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टॉप में हमारी ऐसी मेटल्स होती हैं जो हमारी हाईली रिएक्टिव यानी कि वेरी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में होती है। तो ऐसी मेटल्स को हम सिर्फ कंपाउंड के साथ हीट करके जो है इनके कंपाउंड, या कार्बन के साथ, कार्बन के साथ हीट करके इनके कंपाउंड से अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह की मेटल्स को हम ऑब्टेन करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी मोल्टन फॉर्म लेंगे सोडियम क्लोराइड की। तो अब हम उसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी मेटल है वो हमारी नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड पे जो है इकट्ठी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हमारा क्लोरीन है वो हमारे पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने जो इस बीकर में मेटल को उसकी क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हमने एनोड डाला और एक नेगेटिव चार्ज हमने कैथोड डाला, और इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करें, किसी बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करें, तो जो हमारी मेटल होगी वो हमारे इस नेगेटिव चार्ज कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगी। दूसरी तरफ जो क्लोरीन होगा वो हमारा इस पॉजिटिव चार्ज एनोड में इकट्ठा हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहीं इसी में ही बीकर में ही रह जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो है हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सोडियम की तरह ही जो हमारी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल को भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमने ऊपर किया था कि हम किस तरीके से लेस रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रोसेस से जो भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेटल्स हमारी पूरी तरीके से प्योर नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है रह जाती हैं। तो यदि हमें प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है, तो हमें इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना ही पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए जो हमारा प्रोसेस उसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोसेस है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारी इम्प्योर मेटल है उसकी हम छड़, उसकी एक स्ट्रिप या उसकी एक छड़ बना के उसको हम एनोड यानी कि पॉजिटिव एंड पे लगाते हैं, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। और उसी मेटल
कि जो हमारी प्योर स्टेट में जो हमारी मेटल होगी उसको हम लगाएंगे कैथोड पे, और बीकर में हम उसी मेटल के किसी सोल्ट सॉल्यूशन को फिल कर देंगे। तो जब हम क्या करेंगे, अभी अगर हम इस सॉल्यूशन से करंट को पास आउट करेंगे तो जो हमारी प्योर मेटल होगी वो हमारी जो है इस एंड पे जो है इकट्ठी हो जाएगी, और जो हमारी इम्प्योर मेटल है वो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में जो है वो डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज हमारी जो है इसी बीकर में नीचे ही रह जाएंगी, और हमारी जो प्योर मेटल जो बचेगी वो हमारी सारी इस प्योर मेटल की स्ट्रिप पे जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमें कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम इस एंड पे जो हमारा पॉजिटिव एंड था इस पे हम इम्प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप लगाएंगे, और यहाँ पे हम प्योर कॉपर मेटल की एक पतली स्ट्रिप लगाएंगे, और इसमें हम कॉपर का कोई सोल्ट जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल कर देंगे इस बीकर में। तो जब हम यहाँ से करंट को पास आउट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी यहाँ इम्प्योर मेटल है एनोड पे पॉजिटिव एंड पे, वो हमारी इस सोल्ट में डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरी तरफ जो सॉल्यूशन में जो हमारी मेटल डिसॉल्व हुई है साथ में इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व होंगी, तो जो उसमें प्योर मेटल होगी, प्योर मेटल हमारी ऑटोमेटिक इस नेगेटिव एंड पे जो है वो इकट्ठी होनी या डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज बचेंगी वो इम्प्योरिटीज हमारी इस बीकर के जो सरफेस है उस पे हमारी इकट्ठी हो जाएगी। तो इन इम्प्योरिटीज को हम एनोड मड भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है इस एंड पर हम जो है प्योर मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये हमारा प्रोसेस है जिससे हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन क्या होता है, जो हमारी मेटल्स हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर के जो हमारी हवा है उसके कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो अपने ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स बना लेती हैं, जिससे वो हमारी मेटल्स जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं रहती और धीरे धीरे खराब होने लगती है। अगर मान लीजिए हमने मेटल की कोई हमारी मशीन है, कोई आर्टिकल है, और वो हवा के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर के या वाटर के कांटेक्ट में आए और अपना ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अपना कंपाउंड बना ले, तो जो हमारी वो मशीन है वो खराब हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है, मान लीजिए हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है या बेस्ट एग्जांपल जिससे आप कोरोजन को समझ सकते हैं। अब आयरन की कोई भी आर्टिकल ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि गेट हो गया, ग्रिल हो गया, फेंसिंग हो गई या मशीन हो गई कोई, जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो एयर में जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है वो आयरन की अपर लेयर को, जो कि हवा के या वाटर के कांटेक्ट में आई होती है, उससे रिएक्ट करके इसका एक ऑक्साइड बना देती है। जो हमारे ऑक्साइड होता है ये आयरन का, ये रेड या ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम रस्ट या हिंदी में जंग भी बोल देते हैं। और अगर हम इस रस्टिंग से आयरन को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारी पूरी आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारी जो आर्टिकल मान लीजिए गेट या ग्रिल है वो यूज के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए जो हमारी मेटल्स हैं उसको हमें कोरोजन से प्रिवेंट करने की, प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो इनको हम कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो अपना सकते हैं कि जो हमारी मेटल्स हैं वो कोरोड ना हो पाए। तो मेटल्स को कोरोड होने से बचाने के लिए सबसे पहली जो चीज हम करनी है वो हमें करनी है उनका एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट को खत्म कर देना। तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट को खत्म करने के लिए हम मेटल्स के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। अगर हम मेटल्स के ऊपर पेंट की एक अच्छी परत चढ़ा देते हैं तो उनका एटमॉस्फेयर से, वाटर से कांटेक्ट जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिससे वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगी, जल्दी अपने ऑक्साइड या सल्फाइड या अपने कंपाउंड्स नहीं बनाएंगी, और इस तरीके से हम उनको कोरोजन से रोक सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग का मतलब होता है कि मेटल्स के ऊपर हम ऑयल या जो ग्रीस है उसकी एक लेयर चढ़ा दें, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर है या वाटर है
वो मेटल्स के साथ रिएक्ट ना कर सके। तीसरा प्रोसेस था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि जिंक एटसेट्रा, उनकी हम मेटल्स के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। तो जिंक वगैरह जो हमारी मेटल्स हैं ये एटमॉस्फेयर से इजीली रिएक्ट नहीं करती, जिससे कि जो हमारी अपर लेयर है वो जिंक की, वो हमारी अंदर वाली मेटल को, जो इनसाइड मेटल है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है कोरोड होने से, अपने ऑक्साइड या कंपाउंड बनाने से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी हमारा कुछ जैसा जैसा ही है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास आउट करके मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की या ऐसी किसी मेटल की लेयर चढ़ाते हैं जो कि इजीली कंपाउंड अपने जो है नहीं बनाती, जिस वजह से जो हम मेटल को कोरोजन होने से बचा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है एलोइंग। एलोइंग में हम क्या करते हैं, हम मेटल्स के एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज होते हैं यदि हम मेटल को किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दे, तो मिक्स करने से क्या होता है, जो हमारी मेटल है वो कम रिएक्टिव हो जाती है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, वो एटमॉस्फेयर से इजीली रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है इनका यूज करके हम मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं।